नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। हिंदी न्यूज में दर्शक की आवाज को अंजाम देने वाला शो घंटी बजाओ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप एक ऐसा शो देख रहे हैं जिसमें सिर्फ टीवी नहीं बोलता, दर्शक बोलता है। दर्शक की आवाज को दुनिया सुने, इसीलिए हम अपनी खास स्टोरी दिखाने के बाद सवाल खड़ा करेंगे, फिर एक फोन नंबर गौर से देख लीजिए। इस फोन नंबर को 8080740000 ये नंबर है। इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपना वीडियो संदेश भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अपना फोन निकाल लीजिए, ये नंबर फोन में फीड कर लीजिए और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपको उस बेरोजगारी के खिलाफ घंटी बजानी है जो देश में हर छठे इंसान को लाचार, मजबूर, अपनों की निगाह में गिरा देती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के पुरुषार्थ में जीने वाले समाज में एक अहम पुरुषार्थ से इंसान को दूर कर देती है, आध्यात्मिक तौर पर कमजोर कर देती है। पैसे ना कमाने वाले की बड़ी बातें भी छोटी हो जाती हैं, यहां तक कि उसके प्यार, जज्बात और सेवा का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। आतंक से क्रूर, पाकिस्तान से बड़े इस दुश्मन को एक अलग तरीके से समझने की कोशिश घंटी बजाओ में आज, क्योंकि कल संसद में बेरोजगारी के नए आंकड़े आए हैं और आज प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि 2.5 साल में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दे दिए हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें सरकार की हैं जो देश में बेरोजगारी की सच्चाई बताएंगी। एक तस्वीर आम आदमी की, उस आम आदमी की जो बेरोजगार होने के कारण समाज के लिए घातक बन गया। पहले 2 दिन के भीतर बेरोजगारी पर सरकार की तरफ से आए बयान सुनिए। Total Indian unemployment rate has also gone up. It was 3.8 in July 2011. It has become 5 today. मुद्रा योजना से करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिना कोई गारंटी जो धन दिया गया है, या तो वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ है या पहले से था तो एक अधिक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए वो ताकत आई है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। उन्हीं की सरकार में योजना राज्य मंत्री कहते हैं कि देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 5% हो गई है। इन 2 आंकड़ों के बीच दिल्ली का राहुल माटा खड़ा है, जिसने पिछले महीने अपने पिता पर 2 मिनट में 36 वार किए थे, जिसने मां पर जानलेवा हमला किया था, घर में आग लगा दी थी क्योंकि बेरोजगारी ने इस बेटे को सनकी बना दिया था। समाज के लिए बेरोजगार बेटा घातक बन गया था। और बेरोजगारी की ये बीमारी देश के हर एक घर में है, जहां एक बेरोजगार बेटा, एक बेरोजगार पिता, एक बेरोजगार बेटी बैठी हुई है। ये बीमारी कितनी बड़ी है, पहले इसका एक अंदाजा लगा लीजिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जिनके पास कोई काम नहीं, उनकी तादाद 6 करोड़ 7 लाख है, और जिनके पास कोई सुनिश्चित काम नहीं, उनकी तादाद 5 करोड़ 85 लाख है। कुल मिलाकर करीब 12 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। अनुमान है कि अगले 3 साल में देश में बेरोजगारों की तादाद 13 करोड़ 89 लाख हो सकती है। क्या सरकार चाह भी ले तो देश के हर बेरोजगार को नौकरी नहीं दे सकती? अगर नहीं तो फिर देश में बेरोजगारी की समस्या का हल कैसे निकलेगा? हम आपको इस पहलू तक ले जाएंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि भारत कैसे एक युवा लेकिन बेरोजगार देश है। बेरोजगारी पर हाल में हुई एक रिसर्च युवाओं के टूटते सपनों का सच बताती है। देश में हर साल 30 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन हर 3 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा में से 1 बेरोजगार रह जाता है। देश में जो 12 करोड़ लोग नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा युवा ही हैं। 20 से 24 साल के 25% देश के युवा बेरोजगार हैं। 25 से 29 साल के 17% नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। 10वीं और 12वीं तक पढ़े करीब 2 करोड़ 70 लाख युवा नौकरी की तलाश ही करते रह जाते हैं। यहां तक कि तकनीकी शिक्षा पाने वाले 16% युवा भी बेरोजगार ही हैं। बेरोजगारी के इन्हीं परेशान करने वाले आंकड़ों से बेचैन होकर हमने अब एक्सपर्ट से जानना चाहा कि आखिर ये दिक्कत कितनी बड़ी है और कैसे बड़ी बनती जा रही है।
पूरे विश्व में मंदी का माहौल है और उसकी सबसे बड़ी वजह है डिमांड नहीं है। सामने हमें दिखता है कि एक्सपोर्ट नहीं हो पाते हैं और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी काफ़ी स्लो डाउन में है। रोज़गार के जो संसाधन है उनको पैदा करने में थोड़ा स्टैग्नेशन है, उसकी वजह जो है वो डिमांड है बेसिकली। बेरोजगारी पर जो बात आपने सुनी ये बड़ी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि रोजगार न मिलने के डर को और बड़ा बनाती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी IOL की तरफ से 2 हफ्ते पहले जारी की गई रिपोर्ट, जो कहती है कि भारत में अब नई नौकरियां पैदा होने का सिलसिला थम गया है। एक नौजवान अगर देश का भविष्य बना सकता है तो एक बेरोजगार नौजवान घर, समाज और देश तीनों का भविष्य बर्बाद कर सकता है। इसलिए आज हम बेरोजगारी की समस्या को प्रमुखता से उठा रहे हैं, क्योंकि एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 2001 से 2015 के बीच बेरोजगारी के कारण 72,333 लोगों ने खुदकुशी की थी। तो फिर सरकारें क्या कर रही थी? क्या सरकारें सबको नौकरी नहीं दे सकती? अगर नहीं तो फिर देश का नौजवान रोजगार कैसे पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। देखिए, एबीपी न्यूज पर आज हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है और अब तक एबीपी न्यूज की इस मुहिम में 7,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौका अब आपके पास है अपनी ताकत दिखाने का और इसीलिए हम एबीपी न्यूज पर आपको अपने खास शो घंटी बजाओ में ये मौका दे रहे हैं। अपने हक के लिए घंटी बजाइए। सवाल बड़ा सीधा, रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। रोजगार मिलना, नौकरी मिलना क्या हर किसी का अधिकार होना चाहिए? एबीपी न्यूज की राय से, इस सवाल से अगर आप सहमत हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मिस्ड कॉल दीजिए 8080740000 पर। यह मुद्दा सीधे आपसे या आपके किसी अपने से जुड़ा हुआ है। गौर करने वाली बात यह कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने घोषणा पत्र में हर साल 2.5 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन फिर भी बेरोजगारी दर बढ़कर अब 5% पर पहुंच गई है। जरा सोचिए उन परिवारों का हाल क्या होगा जिनके घर में कोई जवान बेटा है और वो बेरोजगार है। मां बाप पर क्या गुजर रही होगी। और हालत यह है कि देश का 58%, गौर कीजिए इस आंकड़े पर, आंकड़ा है ये, 58% युवा इस देश में ऐसा है जो नौकरी कर रहा है लेकिन उसे हर महीने 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते। इसीलिए हमने ये जानना चाहा कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है। हमने देश के 2 मंत्रियों से भी इसका जवाब जानना चाहा कि आखिर कैसे हर बेरोजगार को नौकरी मिल सकती है, क्योंकि बेरोजगारी घुन की तरह समाज को खोखला कर रही है। ये देश का नौजवान ही है जो नौकरी मांगने पर सिस्टम की लाठी खाता है। ये देश का नौजवान ही है जो पीएचडी करने के बाद भी बेरोजगार होने के कारण चपरासी की भर्ती में भी जाने को मजबूर होता है। सितंबर 2015 की बात है। उत्तर प्रदेश में चपरासी पद के लिए 23 लाख अर्जियां आई थी। चपरासी के पद के लिए योग्यता सिर्फ 5वीं पास मांगी गई थी, लेकिन 7.5 लाख लोग इंटर पास थे जो चपरासी बनने आए थे। 1,52,000 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग की डिग्री वाले थे जो चपरासी की भर्ती में आए थे। 255 लोग तो ऐसे भी थे जो चपरासी बनने आए थे और उनके पास पीएचडी की डिग्री थी। अगर देश का युवा रोजगार नहीं पा रहा है तो इसके लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है, ये हम आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि कैसे बेरोजगारी की एक बड़ी वजह देश की शिक्षा व्यवस्था भी है, जहां डिग्रियां तो बढ़ जाती हैं लेकिन उतनी योग्यता नहीं मिल पाती। एसोचैम के सर्वे के मुताबिक उच्च शिक्षा वाले 85% युवा योग्यता सिद्ध नहीं कर पाते। 47% शिक्षित युवा रोजगार के लिए योग्य डिग्री तो रखते हैं लेकिन योग्यता नहीं। 65% युवा क्लर्क का काम भी ठीक से नहीं कर पाते। तो देश के उच्च शिक्षित 90% नौजवानों को काम चलाऊ अंग्रेजी भी नहीं आती। कोई भी व्यक्ति, स्टूडेंट जब 10th या 10+2 पास करता है तो उसके पास एक ऐसा हुनर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल होगी
लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की और सुधार की ज़रूरत है। इसलिए जरूरी है कि सरकारें शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करें ताकि सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि युवाओं को नौकरी लायक योग्यता भी दी जा सके। इस बीच हम बेरोजगारी के आंकड़ों पर उठी देश में बेचैनी का हल खोजने निकले। संसद में हमें देश के कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह मिले। जितेंद्र सिंह से हमने ये जानना चाहा क्या वाकई कमियां पहले और अभी की सरकार की नीतियों में है और क्या देश में हर बेरोजगार को सरकार नौकरी दे सकती है। जवाब क्या मिला आप भी सुनिए। हर युवक को अगर सरकार नौकरी देने का प्रयास करेगी तो वो कभी प्रयास पूरी तरह सफल नहीं रहेगा, लेकिन वर्तमान सरकार एक अलग तरह की विजन के साथ स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू, वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू एक ऐसा वातावरण और ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास कर रही है जिससे कि युवा अपनी रोजगार, अपनी जीविका स्वयं कमाने के योग्य बने। ये बयान सुनने के बाद हमने जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि देश में इस वक्त मोदी सरकार के 20 अलग अलग मंत्रालय रोजगार पैदा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट की करीब 70 योजनाएं चला रहे हैं। उन योजनाओं से कैसे रोजगार पैदा हो सकता है, ये स्कीम चलाने वाले मंत्रालयों में से एक लघु उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने हमें ये बात बताई। कई ऐसे स्कीम लाए हैं जो जॉब घटने का तो जो लोग इमेजिन कर रहे हैं वो उनका शायद किस एंगल पर है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे सेक्टर में मैं तो केवल सोलर चरखे पर 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने की योजना बनाया हूँ। जो सुविधाएं दे रहे हैं उसमें निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा। बेरोजगारी पर छिड़ी इसी बहस के दौरान आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरोसा दिया कि उनकी सरकार और उनकी नीतियां रोजगार के नए मौके तलाश रही हैं। विकास का वो दिशा हो जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले। हमने अभी टेक्सटाइल में, जूतों के क्षेत्र में अनेक इनिशिएटिव लिए हैं जिसके कारण अनेक लोगों को नए रोजगार और नए नए क्षेत्रों में रोजगार की इसकी संभावना हुई है। कपड़े और लेदर और फुटवियर से जुड़ी जो बात प्रधानमंत्री बता रहे हैं, इस वक्त सरकार उसी क्षेत्र में रोजगार के मौके भी देख रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन की जहां 20 साल में औसत एक्सपोर्ट ग्रोथ 28% है, वहीं भारत इस क्षेत्र में 20 साल बाद भी 5.4% की एक्सपोर्ट ग्रोथ पर ही खड़ा है। इस क्षेत्र में इसलिए बड़ा मौका पैदा हुआ है अब, क्योंकि चीन अब इस मार्केट से धीरे धीरे हट रहा है। लेकिन भारत को ये मौका जल्दी भुनाना होगा, क्योंकि बांग्लादेश जैसा छोटा देश इस सेक्टर में अपनी पकड़ तेजी से बना रहा है। छोटे छोटे उद्योगों को जितना बल मिलेगा उसके कारण हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि रोजगार पैदा करने के देश में मौके अब भी हैं, लेकिन नीति गढ़ने की जरूरत है। अगर 11 से 12 करोड़ लोगों को नौकरी देनी है और एक उद्योग में 500 लोग भी लगेंगे तो 2 लाख से ज्यादा उद्योग सरकारों को लगाने पड़ेंगे। उद्योगों को जमीन देनी पड़ेगी तो जल्द भूमि अधिग्रहण कानून पर पेच सही करना होगा। छोटे उद्योगों को बढ़ाकर नौकरी दी जा सकती है तो लेबर लॉ को और सरल करना होगा। स्किल डेवलपमेंट के जरिए नौकरी पैदा करनी है तो उन क्षेत्रों में ज्यादा जोर देना होगा जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर देश में ये सब सरकार कर पाई तो यकीन मानिए हमारा देश बेरोजगार नहीं बल्कि मजबूत युवाओं के कंधे पर आगे बढ़ेगा। घंटी बजाओ के इस हिस्से में हम आपको देश पर गर्व करने वाली खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि 8 दिन बाद अंतरिक्ष में ऐतिहासिक छलांग के साथ भारत दुनिया के विकसित देशों के सामने अपनी धाक की घंटी बजाने जा रहा है। अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने जा रहा है भारत। धरती से 500 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में सेंचुरी मारने की तैयारी है। तारीख है 15 फरवरी, वक्त है सुबह के 9 बजे और जगह है आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा रेंज। ये हम भारतीयों के लिए कितने गर्व का क्षण है, ये एहसास कीजिए, क्योंकि जो अब तक अमेरिका, जर्मनी, जापान नहीं कर पाए, जिसके बारे में रूस भी नहीं सोच पाया, रिकॉर्ड्स की वो घंटी हमारा भारत अंतरिक्ष में बजाने जा रहा है। 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट
एक साथ अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ये रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। पृथ्वी में इतने सारे सैटेलाइट एक लॉन्च में कभी भी नहीं किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2013 में 29 सैटेलाइट लॉन्च कर जो इतिहास बनाया था, साल भर बाद ही रूस ने 37 सैटेलाइट एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर उसे तोड़ दिया था। पिछले साल जून में इसरो ने भी 20 सैटेलाइट लॉन्च किया था। तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि 8 महीने के अंदर इसरो 124 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने की तैयारी कर लेगा। सैटेलाइट के अंतरिक्ष बाजार में इसरो का दबदबा कितना बड़ा है, ये उड़ान उसका भी इतिहास लिखेगा। इन 104 सैटेलाइट में 88 तो अमेरिका के ही हैं। अमेरिकी कंपनी प्लेनेट ने इनकी बुकिंग की है। 13 सैटेलाइट इजराइल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के हैं, जबकि भारत के 3 सैटेलाइट हैं। दुनिया भर में ये माना जाता है हमारे जो लॉन्चेस हैं वो सबसे रिलायबल और सबसे लो कॉस्ट है। कुछ 60% दूसरे यूरोपियन इससे कम है। आपको बता दें, इसरो की यह ऐतिहासिक उड़ान पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते में होनी थी। तब इस उड़ान पर एक साथ 83 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाने की तैयारी थी, लेकिन जनवरी में ही इस लिस्ट में 20 और विदेशी सैटेलाइट जुड़ गए, जिससे उड़ान की तारीख को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया। 8080740000 भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाइए। जी हां, आपकी भागीदारी के बारे में आपको बता देते हैं। इस खास शो में आपके वीडियो संदेश भी हम लगातार दिखाते हैं। आज 2 दर्शकों को हमने चुना है जिन्होंने सियासी वादों की घंटी बजाई है। जब भी ऐसा कोई इलेक्शन का टाइम आता है तो ये सारे पार्टी अपने अपने दावे कर देते हैं कि हम महिलाओं के लिए ऐसा करेंगे, हम महिलाओं के लिए वैसा करेंगे, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो अपने ये किए हुए वादे भी भूल जाते हैं और महिलाओं के साथ जो होता था वही होता रहता है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन नेताओं को चुनाव और वोट के सिवा कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ हर एक इंसान के पीछे एक वोट ही नजर आता है। उनकी इज्जत आबरू क्या है इन नेताओं को दिखाई नहीं देता। वोट से ज्यादा प्यारा इनके लिए कुछ नहीं है, ना ही देश है। सिर्फ एक आम दर्शक की तरह नहीं, भारत के एक जागरूक नागरिक की तरह आप एबीपी न्यूज देखिए। घंटी बजाइए, नंबर लगातार आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज गुजरात के जूनागढ़ से हमारे पास एक तस्वीर आई। उस तस्वीर में हमने एक तेंदुए को देखा जो हिंसक बिल्कुल नहीं था। बस शमशान घाट में एक जगह चक्कर लगाया जा रहा था और उसे देखकर लोग कह रहे थे कि पुनर्जन्म का कोई चक्कर लगता है, इस पर कोई आत्मा आ गई है। पशु योनि में कोई आत्मा अपने बिछड़े हुए से मिलने आई है, किसी के गम में आई है। लेकिन हमारे जहन में एक सवाल था कि शमशान में तेंदुआ आखिर क्यों आया? जंगल का बाशिंदा मुर्दों के शमशान में क्यों आया? इंसानों की बस्ती में क्यों आया? गहरी बात है, पर हमें और आपको समझनी पड़ेगी, वरना इंसान चिड़ियाघर के भीतर होगा और जानवर चिड़ियाघर के बाहर होगा। जंगल और बस्ती का फर्क खत्म ना हो जाए, यही एक चीज हमें चिड़ियाघर में बंद होने से बचा सकती है। आखिर कैसे शमशान में पहुंचे तेंदुए की इस कहानी से समझिए। दबे पांव चलता ये तेंदुआ है। जो धीरे धीरे गोल चक्कर लगा रहा है। पहली नजर में देखकर लगता है मानो ये कोई परिक्रमा कर रहा है। गोल चक्कर लगाने के बाद ये छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जगह न मिलने पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तेंदुए को देखकर पक्षी शोर मचाते रहते हैं, लेकिन तेंदुआ धीरे धीरे चलता रहता है। ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ के एक शमशान की हैं, जहां सुबह 8 बजे अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे लोग इस जंगली जानवर को देखकर डर जाते हैं। इसे भगाने के लिए लोग ताली भी बजाते हैं, लेकिन ये तेंदुआ अपना शांत स्वभाव नहीं छोड़ता। जूनागढ़ में तेंदुए ने जो किया वो उसके स्वभाव के विपरीत है।
आमतौर पर रिहायशी इलाकों में घुसने के बाद तेंदुए हमलावर हो जाते हैं, मानो वो इंसानों को जंगलों में न घुसने की हिदायत दे रहे हों। तस्वीरें 3 साल पुरानी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तेंदुए का आतंक जीवन का अहम हिस्सा है। उत्तर की तरह दक्षिण में भी तेंदुए का शहरों में घुसना आम है। तस्वीरें बेंगलुरु के एक स्कूल की हैं। तस्वीरें यूपी के मेरठ की है, जहां लगातार तेंदुए रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं। बढ़ती जनसंख्या और वनों की कटाई की वजह से इंसान जंगलों में घुसता आ रहा है। रहने की जगह और शिकार की कमी के कारण जंगली जानवर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। सुंदरवन के बंगाल टाइगर तो ऐसा करने वालों में सबसे ज्यादा बदनाम है। दुनिया में अब भी एक ऐसा जंगल है जहां का राजा बंगाल टाइगर है, लेकिन ये बंगाल टाइगर अब आदमखोर हो गया है। इसे इंसानों का खून बहाने में मजा आने लगा है। कैमरे पर बंगाल टाइगर के हमले की ये तस्वीरें इस जानवर की फितरत दिखाने के लिए काफी हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाल टाइगर मौत का दूसरा नाम है। देश में बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा इंसानी खून बहाने में नंबर 1 है। इसके बाद तेंदुए का नंबर आता है। तीसरे नंबर पर जंगली भालू, चौथे नंबर पर जंगली हाथी और 5वें नंबर पर सांप है। मानो जंगली जानवर इंसानों से बदला लेने पर उतारू हों। एनसीआरबी के मुताबिक 2012 में जानवरों की वजह से 9,850 लोग मारे गए। इस हिसाब से हर एक घंटे में एक इंसान का जानवर शिकार कर रहा है। यह आंकड़ा इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि 2002 के मुकाबले इसमें 35% का उछाल आया है। इंसानी खून बहाने में हाथी भी पीछे नहीं है। वक्त वक्त पर हाथियों के झुंड के कहर की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की है, जिसमें एक हाईवे पर जंगली हाथी ने कार पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। जंगली जानवर छोड़िए, इंसान के सबसे भरोसेमंद जानवर भी उसे नहीं छोड़ रहे। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां एक कन्नड़ हीरोइन को आवारा कुत्तों ने लहूलुहान कर दिया। आवारा कुत्ते कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं, ये आंकड़ा देखिए। हमारे देश में सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। हर साल 20,000 लोग कुत्तों के काटने से मरते हैं। कुत्तों के काटने से सबसे ज्यादा भारत में लोग मरते हैं। दिल्ली में हर 6 मिनट में कुत्ता किसी न किसी को काटता है। जानवर सिर्फ इंसान का शिकार नहीं कर रहे, वो फसल को भी अपना निशाना बना रहे हैं। बिहार में तो नीलगाय ने ऐसी बर्बादी मचाई कि सरकार को उनके शिकार की इजाजत तक देनी पड़ी। ये मामला पिछले साल का है, जब मोकामा में नीलगाय को मारने की इन तस्वीरों ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी कि क्या फसलों को बचाने का सिर्फ यही रास्ता है। जिन इलाकों में नीलगाय की संख्या ज्यादा होती है, वहाँ ये गेहूं और मूंग की फसल को 35 से 60% तक बर्बाद कर देते हैं। वहीं जहाँ ये कम होते हैं, वहाँ ये 20 से 30% फसल को चौपट कर देती हैं। जानवरों से होने वाले नुकसान की वजह से पिछले साल बिहार में नीलगाय को मारने का आदेश सुनाया गया। वहीं हिमाचल में बंदर और पश्चिम बंगाल में हाथियों को मारने का आदेश आ चुका है। फसल और अनाज को बर्बाद करने वालों में चूहे भी शामिल हैं। ये छोटे जीव हमारे सिस्टम की नाकामी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मुताबिक देश में खेत से बाजार तक पहुंचने में 92,651 करोड़ रुपए की कीमत का अनाज, सब्जी, फल बर्बाद हो जाता है।
इस बर्बादी में चूहों का बड़ा हाथ है। चूहे कुल उत्पादित अनाज का 5 से 15% हिस्सा बर्बाद कर देश को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। यानी एक तरफ जानवर इंसानों को उनके घर में घुसने की सजा दे रहा है, वहीं फसल बर्बाद करके वो अपनी रिहाइश छीनने का बदला भी ले रहा है। अगर यही चलता रहा तो फिर आने वाले वक्त में इंसान को जानवरों से बचने के लिए चिड़ियाघर की शरण लेनी पड़ सकती है। और ये तथ्य है कि हर 1 घंटे में एक इंसान को जानवर मार रहा है। यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन जानवर इतने गुस्से में क्यों हैं? इसकी एक बड़ी वजह जंगल है। क्या आपको पता है भारत के वन क्षेत्र में 350 किलोमीटर की कमी आई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर यह सारा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा और इसका नतीजा दुनिया की बर्बादी है। इंसान और जानवर के बीच झगड़े का समाधान इकोलॉजिकल पिरामिड में छिपा हुआ है। इकोलॉजिकल पिरामिड यानी वो स्तंभ जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। पिरामिड के टूटने की वजह से जानवरों और इंसानों के बीच टकराव के हालात बन रहे हैं और ये हालात अब दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। एक ही जानवर है जो इस बैलेंस में पूरा बिगाड़ चुका है, वो है इंसान। हम भूल चुके कि हम भी जानवर हैं और हम भूल चुके कि हमारा भी इस पिरामिड में हिस्सा था। इकोलॉजिकल पिरामिड का आधार पेड़ पौधों को माना गया है, जिन्हें प्रोड्यूसर के रूप में दिखाया गया है। पेड़ पौधों पर कीड़े मकोड़े और दूसरे जीव जंतु निर्भर रहते हैं, जिन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा गया है। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी श्रेणी में वो जानवर हैं जो पेड़ पौधे खाने वाले शाकाहारी जीवों को अपना आहार बनाते हैं। इस इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे ऊपर शेर जैसे हिंसक जानवर आते हैं जो अपने से नीचे वाली श्रेणी के जानवरों को खाते हैं। अगर शेर हिरन को खाता है, अगर हम हिरनों की संख्या जंगलों से निकालकर जूज में डाल दे या पार्क्स में डाल दे या वगैरह जंगलों से निकालकर, तो शेर के लिए कोई खाना नहीं बचेगा, वो कोई दूसरे जानवर पे अटैक करेगा। अगर शेर नहीं रहा तो हिरनों की संख्या बढ़ेगी, हिरनों की संख्या बढ़ेगी तो वो पत्ते पुत्ते खाएंगे, फिर जंगल नहीं बचेंगे। तो आप देखेंगे छोटी छोटी कीड़े से लेकर सबसे बड़ा हाथी तक, ईच स्पीशीज इंटरडिपेंडेंट। लेकिन प्रकृति को साधने वाला ये पिरामिड टूट रहा है, क्योंकि पिरामिड का आधार यानी पेड़ पौधे ही खत्म होते जा रहे हैं। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इन पर निर्भर रहने वाले जीव कैसे जिंदा रहेंगे, और फिर उन्हें आहार बनाने वाले जानवरों का क्या होगा, वो कैसे जिएंगे? ये सवाल इंसानों के लिए चुनौती है, लेकिन इसका जवाब भी इंसानों के पास ही मौजूद है। तो इंसान को बनाए रखने के लिए यह है जंगल की जानवर की अहमियत। और क्या कभी आपने सोचा है कि सर्दियों में आपको मच्छर क्यों काटते हैं? इसका जवाब है मेंढक। याद कीजिए आखिरी बार आपने मेंढक की आवाज कब सुनी थी? इस सवाल का भी जवाब बता रही हैं पीपल फॉर एनिमल की ट्रस्टी अंबिका शुक्ल। जंगल के बिना इंसान तो खत्म, दुनिया ही खत्म, क्योंकि जंगल से, वृक्ष से बारिश आती है। एग्रीकल्चरल कंट्रीज जैसे कि इंडिया है के लिए मानसून बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सोचते कि हम वन को काट के फर्नीचर बनाए, वुडन फ्लोर्स बनाए, चीज़ें बनाए, और पेड़ का क्या महत्व है, रोड बनाए, पेड़ों को सारे काट लो, रोड को बड़ा करो, पेड़ों को काटो, बिल्डिंग बनाओ, पेड़ों को काटो, मॉल बनाओ। हम ये नहीं समझते कि पेड़ को उगने में 50 साल लगते हैं, काटने में 5 घंटे। वन विभाग है कौन? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स ने आज तक ना किसी जानवर से के लिए कोई काम ठीक समझा है, ना कोई वातावरण। ये एक्सपर्ट्स तो है नहीं, कभी एक डिपार्टमेंट में है तो कभी दूसरे डिपार्टमेंट में है। ये अपने ही नौकरी के बचाने के काम में लगे रहते। मेंढक होते हैं, जब हम बच्चे थे मेंढक हर जगह होते थे, मेंढक की आवाज़ आती थी गार्डन से, कहीं से भी मेंढक की आवाज़। आज आप सुनाए, कहाँ मेंढक की आवाज़ आती है? कभी आपने देखा है मेंढक? नहीं, हमारे बच्चों ने तो कभी नहीं देखा मेंढक। क्यों? क्योंकि हर स्कूल में, हर कॉलेज में मेंढक का डाइसेक्शन होता था। हमने सोचा कि हम सबको बायोलॉजी सिखाएंगे मेंढकों को काट काट के।
तो मेंढकों को पकड़े थे, मेंढकों का एक्सपोर्ट भी होता था, फ्रॉग्स लेग्स जो होते थे मेंढकों का एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था। मेंढक खत्म हो गए, जब मेंढक खत्म हो गए क्या बढ़ गया? मच्छर। अब मच्छरों का कौन कर रहा है? और घंटी बजाओ में अब इस वक्त की बड़ी सियासी खबर, तमिलनाडु में शशिकला के खिलाफ विद्रोह की घंटी बजा दी है पन्नीरसेल्वम ने। कहा कि जबरन दबाव बनाकर उनका इस्तीफा लिया गया। पन्नीरसेल्वम जयललिता की समाधि पर गए, करीब 40 मिनट वहां बैठे, रोए, बाद में कहा कि उन्हें जयललिता की आत्मा ने सच बताने को कहा है।